हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक की स्टडी अपन कर रहे थे। उसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण के लिखने की चरण, विशेषताएं और सीमाएं हम पढ़ चुके। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारकों के बीच के बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ से नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष का कुल द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। जैसे कोयले का दहन, उदाहरण लेते हैं, कोयले का दहन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है। यहाँ कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है। 2 गुना 16, 12 प्लस 25, टोटल कितना हो गया? 44। यानी कि अभिकारक पक्ष का द्रव्यमान कितना है? 44। उत्पाद पक्ष का देखते हैं, 12 प्लस वही 2 गुना 16, 12 और 32, कितना हो गया? ये भी 44। तो देखो यहाँ अभिकारक पक्ष का द्रव्यमान और उत्पाद पक्ष का कुल द्रव्यमान समान है। तो यहाँ ये जो है कुल द्रव्यमान यहाँ क्या है? संरक्षित है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। अब देखो, आज हम लेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। उनमें पहली है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रियाएं, संयुग्मन अभिक्रियाएं। संयुग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। संयुग्मन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयुग्मन कह सकते हैं या कह सकते हैं योगशील अभिक्रिया। योगशील का मतलब भी क्या है? जुड़ना। योगशील का योगात्मक कह सकते हैं, योगात्मक का अर्थ भी क्या है? जोड़ना। संयोजन कह सकते हैं, संयोजन का अर्थ भी क्या है? जोड़ना। तो संयुग्मन या कह सकते हैं संयोजन, या कह सकते हैं योगशील, या कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, ये है और ये दूसरा अभिकारक ई है, बी। मैंने कहा परिभाषा में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ 2 अभिकारक हो गए, एक हो गया ए और दूसरा क्या हो गया? बी। अब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए। ये ए और ये क्या हो गया? बी। तो ये क्या बन गया यहाँ? ए बी। क्या बन गया? ए बी। संयुग्मन अभिक्रिया में क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का
निर्माण करते हैं संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने लिया ए, ये ए था, बी के साथ मिला, दो विकारक थे, दोनों मिले और क्या बना लिया, ए बी। क्या बना लिया, ए बी। तो ये क्या है, संयुग्मन अभिक्रिया। तो सामान्य परिभाषा में रखेंगे भाई, दो विकारक मिले और एक उत्पाद बन गया। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जो भी होंगी वो क्या होंगी, संयुग्मन अभिक्रियाएं होंगी। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम कोयले का दहन। कोयले का दहन, पहला उदाहरण हमने लिया कोयले का दहन संयुग्मन का। इसके बाद से यहाँ आगे पर कोयले का दहन, यहाँ कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक है, दोनों ने मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया संयुग्मन अभिक्रिया होगी। ऐसे नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम पीते का दहन। मैग्नीशियम पीते का दहन, सेकंड उदाहरण मैग्नीशियम पीते का दहन। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, दहन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, श्वेत रंग का चूर्ण। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। यहाँ मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक, इधर ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन हमने दो कर दी, दो लगा दी, मैग्नीशियम भी दो गए, ये दो लगा दी। तो ये क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। क्या बना, श्वेत चूर्ण, और श्वेत चूर्ण का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो विकारक हैं, दोनों मिले या जुड़े कह सकते हैं, दोनों ने सहयोग किया और क्या बना, एक उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अगला उदाहरण है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। उदाहरण 3, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन में हाइड्रोजन का योग होता है, एथीन C2H4 नाम है एथीन। हाइड्रोजन का योग हुआ H2, इसकी उपस्थिति में होगा निकेल या उत्प्रेरक होगा, 473 केल्विन ताप होगा, 100 atm ताप होगा, और क्या बनता है C2H6, और इसका नाम है एथेन। क्या बनता है, एथेन। ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो इस अभिक्रिया में एथीन एक अभिकारक, हाइड्रोजन दूसरा अभिकारक, और एथेन क्या है, उत्पाद। तो एथीन और हाइड्रोजन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद एथेन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये भी कैसी अभिक्रिया होगी, संयुग्मन अभिक्रिया। तो ये हो गया संयुग्मन अभिक्रिया। नेक्स्ट लेते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। तो देखो एथीन
हाइड्रोजनीकरण, मैग्नीशियम नित्य का दहन, कोयले का दहन, ये सभी किसके उदाहरण है? संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का सामान्य अर्थ होता है टूटना, सामान्य अर्थ होता है टूटना। तो अपघटन अभिक्रिया, देखो नाम से ही पता चला, अपघटन का सामान्य अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी पदार्थ रखे रखे नहीं टूटता, तोड़ने के लिए उसे ऊर्जा देनी होती है, और ऊर्जा के जिस रूप की उपस्थिति के कारण कोई पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में टूटता है, उसी के आधार पर उस अभिक्रिया का नाम रख दिया जाता है। तो मैंने बताया अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पादनों में, या कह सकते हैं अपने सरलतम अणुओं में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि संयुग्मन के ठीक क्या होती है? विपरीत होती है। जैसे देखो ए और बी, यानी कि ए बी, ये ए बी एक अभिकारक है, ए बी क्या एक अभिकारक है। हमने इसे ऊर्जा दी और उसकी उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? ए और बी में, ये ए है और ये क्या बी में टूट जाता है। तो ये एक अभिकारक का यहाँ एक अभिकारक है, एक और एक दो या दो से अधिक उत्पादनों में क्या होता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल। पहला, जैसे हम लेते हैं उदाहरण में ताप अपघटन का, पहला लेते हैं ताप अपघटन, यानी कि इन अभिक्रियाओं, ताप अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक ताप की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद अणुओं में टूट जाता है, ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को 473 केल्विन ताप पर रखते हैं, फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक है, ताप की उपस्थिति में ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पादों में टूट गया। हमने परिभाषा में क्या कहा था? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक ऊर्जा की उपस्थिति से, यहाँ ऊर्जा किस रूप में? ताप के रूप में है, तो ताप की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाए, तो क्या होगी? ताप अपघटन अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ताप अपघटन अभिक्रिया। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 473 केल्विन ताप पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये हो गई ताप अपघटन अभिक्रिया। इसी में हम दूसरी लेते हैं अब विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सेकंड है विद्युत
अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा वही होगी, बस ताप की जगह क्या आ जाएगा? विद्युत। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विद्युत धारा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद अणुओं में टूट जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लेते हैं हम, जल H2O, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता। समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। समीकरण को क्या करेंगे? अब हम संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 1, इधर 2, ये 2 कर दिया। हाइड्रोजन 4 हो गई, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया? 2। तो हमने समीकरण को क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा की उपस्थिति से सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। इसी का सेकंड उदाहरण है यहाँ, ये फर्स्ट था ये, और इसी का ले रहे हैं अब अपन बी। सोडियम क्लोराइड NaCl विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। ये गलित अवस्था में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो क्या बनता है? सोडियम प्लस क्लोरीन। समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो समीकरण को हम संतुलित करेंगे। एक ये क्लोरीन 2 है इधर, तो इधर भी हमने इसको क्या कर दिया? 2। सोडियम के भी 2 परमाणु, तो ये 2। क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में चल गया। तो यहां देखो हमने उदाहरण लिया सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, ये सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ एक अभिकारक क्या था? सोडियम क्लोराइड। उत्पाद क्या बने? सोडियम है और क्लोरीन। 2 या 2 से अधिक बनने चाहिए, तो 2 बन गए। तो ये भी कैसी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में भी कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया में भी ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट लेते हैं अब हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो देखो परिभाषा वही होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति से अपने छोटे छोटे उत्पाद अणुओं में टूट जाता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ उदाहरण लेते हैं हम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ब्रोमीन में अपघटित हो जाती है। तो अपघटन में तीसरी अभिक्रिया हो गई प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति से हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है। समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित। हाइड्रोजन 2, ब्रोमीन 2 टूट जाता, तो ये हो गया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो पहला ही प्रश्न उठता है, विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कम अभिक्रियाशील तत्वों को अधिक अभिक्रियाशील तत्वों के द्वारा विस्थापित कर दिया
जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया में एक शर्त है, कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करते हैं। मैंने क्या बताया, विस्थापन अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित किया जाता है। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो, सामान्य अभिक्रिया में इसके ले रहा हूं ए और ये है बी, ये हो गया ए बी, ये है और ये बी, ए बी, और ये अन्य तत्व है सी, अन्य तत्व है सी। इस अभिक्रिया में सी जो है वो इस बी से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ए बी में बी जो है वो इस सी से कम अभिक्रियाशील है। तो बी कम अभिक्रियाशील है और सी बी की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ क्या होगा, मैंने क्या बताया, कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ बी किसके द्वारा विस्थापित होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व सी के द्वारा। तो ये बी को कौन विस्थापित कर रहा है, सी। यानी कि इस ए बी में बी जो है वो सी के द्वारा विस्थापित होगा और सी जो है वो बी के स्थान पर आएगा। क्या बन जाएगा, देखो ये तो ए है, अब बी की जगह कौन आ गया, सी। भाई बी को सी ने विस्थापित कर दिया और ये क्या हो गया, बी। तो देखो यहाँ बी कम अभिक्रियाशील तत्व था और सी क्या था, अधिक अभिक्रियाशील तत्व। तो इस सी ने इस बी को क्या कर दिया, यहाँ से विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर आ गया। तो क्या बन गया, ए सी और बी। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। कॉपर सल्फेट, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो प्राय नीले रंग का होता है। अब हम क्या करते हैं, उसमें कुछ टुकड़े जिंक धातु के डाल देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग था वो लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया, जिससे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो लुप्त हो जाता है। अभिक्रिया लिखते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं, जिंक से कराते हैं। इसका विलयन है Aq है और ये क्या किया आपने, सॉलिड है। तो क्या बन जाएगा भैया, यहाँ ये जिंक जो है इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील तत्व है और जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस
कॉपर बन जाता है। ये नीले रंग का था और ये जैसे जिंक सल्फेट का निर्माण होगा नीला रंग क्या होता है, लुप्त हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, कॉपर सल्फेट। ये विक्रिया आयरन से कराते हैं, तो ये आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में क्या अधिक विक्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ बन जाता। तो ये हो गई आपकी कौन सी विस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज का ज्ञान होना चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहेंगे, तो देखो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता था। क्रियाशीलता के बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर ही ऊपर होगा वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा और जो तत्व नीचे ही नीचे होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा और जो तत्व मध्य में होंगे उनकी क्रियाशीलता मध्यम होगी। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कुछ तत्व और उनकी क्रियाशीलता। सक्रिय श्रेणी एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कुछ तत्व, पोटेशियम, मैं केवल इनके प्रतीक लिख रहा हूं, नाम में बोल रहा हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर और नीचे है यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, यानी पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है और सबसे नीचे यहाँ क्या है, गोल्ड। क्या है, गोल्ड, सोना। तो इसकी क्रियाशीलता क्या है, इनमें सबसे कम है। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, अधिक है। ये उच्च अभिक्रियाशील तत्व हैं, अधिक क्रियाशील तत्व हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, मध्यम है। और जो नीचे हैं इनकी क्रियाशीलता क्या है, निम्न है, कम क्रियाशील तत्व है। यानी सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर ही ऊपर है उनकी क्रियाशीलता अधिक है, जो नीचे हैं उनकी कम है, जो बीच में है उनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। क्या आप बता सकते हो इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किस तत्व की है, तो आपका उत्तर होगा पोटेशियम। यहाँ दिए गए तत्वों में सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, सबसे नीचे हमने क्या लिखा है, गोल्ड, सोना। सोने की क्रियाशीलता यहाँ सबसे कम है और ये मध्यम। जैसे मैंने ले लिया यहाँ हाइड्रोजन तत्व, क्या ले लिया मैंने यहाँ, हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, अब हाइड्रोजन से जो तत्व ऊपर की ओर हैं ये इससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं।
इससे क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। और इससे जो नीचे की ओर है वो सब क्या है, इससे कम अभिक्रियाशील तत्व है। जैसे हमने अभिक्रिया ली थी कॉपर की, ये कॉपर। अब कॉपर को वही तत्व विस्थापित कर सकते हैं जो इस श्रेणी में ऊपर की ओर है। तो हम देखते हैं जिंक से अभिक्रिया कराई थी हमने, तो जिंक ऊपर। आयरन सल्फेट बना था, यानी आयरन से अभिक्रिया कराई थी, तो आयरन इससे ऊपर है, यानी कि दोनों इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। इससे नीचे वाले तत्व जैसे मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते। इससे ऊपर के जो तत्व हैं वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, नीचे के जो तत्व हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व इसे यहाँ से विस्थापित कर सकते हैं, तो यानी कि वो तत्व इस कॉपर से क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। इसके नीचे के तत्व इसे यहाँ से विस्थापित, किसी यौगिक में से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी की क्या उपयोगिता है, कई बार पूछ लिया जाता है, सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता, सक्रियता श्रेणी से हमें तत्वों की क्रियाशीलता का पता चलता है, और तत्वों की क्रियाशीलता का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इस श्रेणी का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में जो है सक्रियता श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई आपके सक्रियता श्रेणी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उससे दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो नेक्स्ट हो गई नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और इससे दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, सामान्य अभिक्रिया की बात करते हैं पहले। ये ए है, ए, और ये इसके साथ बी, तो ये हो गया ए बी। अभिक्रिया कराते हैं इसकी सी डी से। ए बी और ये सी हो गया, और ये हमने ले लिया डी। तो ये हो गया सी डी का। ये चिन्ह के बाएं ओर अभिकारक हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये क्या है बी। मैंने परिभाषा में कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उससे दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ ए बी में एक धनायन है और दूसरा क्या है, ऋणायन। ऐसे सी डी में भी एक धनायन है और दूसरा क्या है, ऋणायन। ध्यान रखना, यदि आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो धनायन का स्थान धनायन से बदलना होगा या फिर ऋणायन का स्थान ऋणायन से। एक का बदलना है, धनायन का धनायन से बदल दो या फिर ऋणायन का ऋणायन से। यदि हमने दोनों के स्थान बदल दिए तो यही अभिक्रिया, यानी कि पहले जो प्रारंभ में अभिकारक थे वो ही वापस आ जाते हैं। तो एक का स्थान बदलना होगा। जैसे मान लो यहाँ ए बी सी डी से अभिक्रिया कर रहे हैं, किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, सी डी से, तो एक का स्थान बदल देंगे। अब यदि देखो हम यहाँ ए धनायन है और बी ऋणायन है, सी धनायन है और डी ऋणायन है। मैंने आपको बताया
धन आयन को धन आयन से, ऋण आयन को ऋण आयन से। यदि हम A को बदलेंगे तो C के साथ बदलना होगा, यदि हम D को बदलेंगे तो D के साथ बदलना होगा। जैसे D को मैं ले आया B के प्लेस में और D को ले आया A के प्लेस में। अब जो नए यौगिक बनेंगे वो संयोजकता के अनुसार बनेंगे। इसके अनुसार बनेंगे, संयोजकता के अनुसार इनके जो है अणुसूत्र बनेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं, ये अपनी जगह है तो एक को हमने अपनी जगह छोड़ दिया। ये अब B के प्लेस पे कौन आ गया? D। B के प्लेस पे आ गया D, तो ये हो गया AD। C अपने प्लेस पे है C, और D की जगह कौन आ गया? B। ये C और ये क्या हो गया? D। तो देखो यहाँ विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, B D की जगह D B की जगह, और दो नए यौगिक AD और C भी बन गए। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने आपको बताया, एक धन आयन को धन आयन से, ऋण आयन को ऋण आयन से। जैसे अभी ऋण आयन बदलते तो AC के प्लेस पे जाता, AD बन जाता, C इसके प्लेस पर आता, C भी बन जाता। यही बनते दोनों। यदि हम दोनों के ही स्थान बदल देंगे, आयनों में आदान प्रदान कर देंगे, जैसे तो फिर C D इधर आ गया, A B इधर हो गया, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ध्यान रखना, इन अभिक्रियाओं में आयनों के बीच, अभिकारक के आयनों के बीच जो आदान प्रदान होता है, तो वहां धन आयन का धन आयन से होगा, ऋण आयन का आदान प्रदान ऋण आयन से होगा। ठीक है, अब हम एक उदाहरण यहाँ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो देखो यहाँ कॉपर धन आयन है, सल्फेट ऋण आयन, सोडियम धन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ क्या है? ऋण आयन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो धन आयन को धन आयन से या ऋण आयन को ऋण आयन से। ठीक है, चेंज करना है। तो अब यहाँ सोडियम कॉपर के प्लेस पे आता है, कॉपर सोडियम के प्लेस पे जाता है। तो देखो यहाँ कॉपर Cu किसके साथ आ गया? OH के साथ, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। मैंने बताया अणुसूत्र यहाँ जो बनेगा वो संयोजकता या फिर परमाणुता के आधार पर बनेगा। तो हम संयोजकता की बात करते हैं। कॉपर यहाँ संयोजकता +2 है, यानी कि Cu पर +2 OH पे -1 है। तो इसके 2 इसके नीचे 1 और इसका 2 इसके नीचे, यानी कि CuOH होल 2। ये अणुसूत्र यहाँ बनेगा। क्लियर है? फिर देखो कॉपर जो है इसके प्लेस पे आया है। अब सोडियम किसके प्लेस पे गया? कॉपर के। तो यहाँ हो गया NaSO4। लेकिन ये भी ऐसे नहीं बनेगा। बनने के लिए क्या होगा? सोडियम की वैलेंसी +1 है और सल्फेट आयन की -2। साइन नहीं जाते, ये 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो क्या बन गया? Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4। तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस प्रकार अब समीकरण को क्या करना होगा? हमें संतुलित करना होगा। कॉपर 1 इधर भी 1, OH इधर 2, तो इधर 1 है, ये 2 कर दिया हमने, तो इधर 2 हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अब सल्फेट आयन देखते हैं, इधर भी 1 और इधर भी 1, सोडियम इधर 2 और इधर भी 2। अब समीकरण क्या है? संतुलित है। ऐसे देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है।
सिल्वर नाइट्रेट किससे अभिक्रिया करता है? पोटेशियम क्लोराइड से। सेकेंड एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। सिल्वर धनायन, इस पे ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, यानी आपको बताया था धनायन का धनायन से आदान प्रदान होगा और ऋणायन का ऋणायन से। एक का करना है, दोनों का नहीं। तो यहाँ क्या होगा, सिल्वर जो है वो पोटेशियम की प्लेस पे और पोटेशियम सिल्वर, बैलेंस सभी की सेम है तो वैसे की वैसे ही आ जाएगा। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां देखो अभिकारकों के बीच क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ और सिल्वर क्लोराइड का श्वेत पीपीटी यानी कि अवक्षेप यहां बनता है। तो ये क्या बना है यहाँ, श्वेत अवक्षेप। अब प्रश्न उठता अवक्षेप किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना ठोस अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में से अधिकांश कैसी होती है, अवक्षेपण होती है। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो ये हो गया आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी और यहाँ से उसमें चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा। हर सैटरडे को, प्रत्येक शनिवार को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी। तो फ्राइडे तक यानी शुक्रवार तक जितना भी पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 6 में, उसका टेस्ट होगा सैटरडे। ठीक है, तो आप इसको साथ के साथ तैयार करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डाल दें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये वर्क सभी आपको करना है, होमवर्क ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।